नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं अर्पिता आर्या। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि उनके सीधे बैंक खाते में पैसा डालने की योजना चुनाव में नकार दी गई है। अमित शाह जी, राहुल गांधी जी ने कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह की है, बातचीत की है, रघुराम राजन जी से बातचीत की है। उन्होंने अभिजीत बैनर्जी से बात करके ये कहा कि ये पैसा जो है माइग्रेंट लेबर को सीधा देना चाहिए था। तो कोई स्पेशल पैकेज सरकार सोच रही है प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय में? मैं आपको बताता हूं, हमने देखिए राहुल जी एक उनकी योजना लेकर घूम रहे 7,500 रुपये हर एक के बैंक अकाउंट में डाल दो। चुनाव में भी उन्होंने न्याय नाम से योजना घुमाई थी, मगर देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जानते नहीं है कि योजना रिजेक्ट हो चुकी है और 1 साल हो गया, फिर भी कैसेट वहीं बज रही है। अगर राहुल जी, कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, जिनकी दृष्टि ही वक्र है तो चीज कभी सीधी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको, और वक्र दृष्टा लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ना गंभीरता से उनको लेती है, ना उनके कहे में आती है। भारत के खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के 3 जासूसों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इनमें 2 जासूस दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में वीजा सेक्शन में तैनात थे और तीसरा जासूस उनका ड्राइवर था, जिनकी हरकतों पर शक होने के बाद खुफिया विभाग की टीमों ने जाल बिछाया और दिल्ली के एक होटल में 2 जासूसों को एक साथ दबोच लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात आबिद और ताहिर नाम के ये कर्मचारी खुद को भारतीय सेना का अफसर बताकर सैनिकों को अपने झांसे में लेते थे। नहीं, मैंने कहा कि शायद मेरा फ्रेंड आप राय, मैं कहा शायद वो वाला मेरा फ्रेंड राय आप ना हो। हाँ जी, कोई टेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। ऐसी ही फोन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद खुफिया एजेंसियों ने एक सैनिक को पाकिस्तानी जासूसों से मिलने भेजा और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पाकिस्तान के अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों ने रंगे हाथों पकड़ा। एक तरफ साजिश का पर्दाफाश हुआ तो दूसरी तरफ साजिश करने वालों पर भी नकेल कस दिया गया। पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ के बाद कुछ रेल कर्मचारियों का नाम भी सामने आया। जासूसों ने इन रेलवे के कर्मचारियों से उस मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाई थी या फिर कुछ दस्तावेज ऐसे जुटाए थे जो कहीं भी सेना के मूवमेंट पर नजर रखते थे। जिन 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया उनके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पकड़े गए तीनों जासूस पाकिस्तान के सैनिक हैं, जिन्हें 2013 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात कर दिया। इनमें 2 की ड्यूटी पाकिस्तान के हाई कमीशन में वीजा सेक्शन में लगाई गई, जबकि तीसरा जासूस उनका ड्राइवर बनकर नौकरी करता रहा। इस दौरान पाकिस्तानी जासूसों ने भारतीय सेना के जवानों से संपर्क साधना शुरू किया और खुद को भारतीय सेना में ही तैनात बताकर उनसे जानकारी जुटाने लगे। साथ ही पाकिस्तानी जासूसों ने रेलवे के कर्मचारियों से भी दोस्ती करके भारतीय सेना की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जिसका पर्दाफाश होने के बाद भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग को कड़ी चेतावनी दी और वीजा सेक्शन में तैनात दोनों पाकिस्तानी जासूसों को फौरन भारत से चले जाने का आदेश दिया। क्योंकि वियना समझौते के तहत उन दोनों को कूटनीतिक सुरक्षा मिली हुई थी, लिहाजा उन्हें भारतीय कानूनों के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। जयपुर में कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कई दुकानों पर कार्रवाई की। दूसरे शहरों की तरह जयपुर में भी कोरोना का गंभीर खतरा बना हुआ है। लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद जैसे ही बाजार खुले, वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जौहरी बाजार में तो दुकानों के खुलने के थोड़ी ही देर में दुकानदार और सामान खरीदने वाले सब लोग लॉकडाउन के नियम कायदे भूल गए। यहां तक कि एक दूसरे से तय दूरी बनाकर रहने की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशासन समझा के जा चुका है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। नहीं मानेगी तो प्रशासन जो है ऑब्जेक्शन उठाएगा, कार्रवाई करेगा। लोगों की इस लापरवाही के बाद पुलिस भी हरकत में आई और नियम तोड़ने के आरोप में कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की। जो बरामदों के अंदर सामान रख के आवागमन को बाधित कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जौहरी बाजार की तरह हवा महल के पास की दुकानें भी खुली, लेकिन वहां जौहरी बाजार की तरह नियमों की अनदेखी नहीं की गई। अनलॉक 1 के पहले ही दिन मुंबई के लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने शहर में 5 जून से धीरे धीरे ट्रैफिक खोलने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने सरकारी आदेश के साथ ही नियमों की भी अनदेखी की। शहर की सड़कों पर सुबह से ही कई गाड़ियां दिखाई दी, जबकि कुछ ऑटो भी सड़कों पर चलते नजर आए। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि 1 जून से ही मुंबई में इस तरीके की
ट्रैफिक मूवमेंट सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए शुरू हो चुकी है। शहर की कुछ सड़कों पर तो लोग बाइक लेकर घूमते दिखाई दिए और नियमों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑटो, टैक्सी के अलावा बाइक पर घूमते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। यानी मुंबई के लोग सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए 1 जून से ही अपना मूवमेंट शुरू कर चुके हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही मुंबई में भी ऑटो और टैक्सी सेवा बंद कर दी गई थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की जल्द सरकार बनेगी। अमित शाह ने ममता सरकार पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं। एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता। जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी करेगी। बीच में अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन जा रही थी माइग्रेंट्स को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं, कोरोना एक्सप्रेस बोला उसको। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये वेस्ट बंगाल से सेंटर की जो लड़ाई है ये बढ़ती ही जा रही है या दरार जो है और गहरी होती जा रही है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। यूपी के अंदर 1200 से ज़्यादा ट्रेनें गई, बिहार के अंदर लगभग 1000 ट्रेनें गई हैं, बंगाल के अंदर 100 ट्रेन भी नहीं गई। और कोई बंगाली अपने राज्य के अंदर वापस जाना चाहता है और उसको कोरोना एक्सप्रेस का नाम देना, क्या वो बंगाली का अधिकार नहीं है अपने घर वापस जाने का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है वो बंगाली नागरिक का जो कहीं तमिलनाडु में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, वो अपने परिवार के साथ इस संकट के समय रहना चाहता है, तो उनको वापस न भेजे केंद्र सरकार? और सब राज्यों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लिया है, सिर्फ बंगाल में नहीं गए, सबसे कम बंगाल ने लिया है। आज भी ट्रेनें नहीं ले रही है। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ये वाक्य को चुनाव में ढंग से याद रखेगी कि जो बंगाली आ रहे हैं उनको आपने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। अमित शाह के न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, अमित शाह जी, ये फिर से बताने के लिए शुक्रिया कि आपकी पार्टी के लिए सबसे जरूरी है 2021 का बंगाल चुनाव। कोरोना की चुनौती से पार पाना नहीं, अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों के साथ खड़े होना नहीं। आप अपनी राजनीति कीजिए, ममता बनर्जी को वो करने दीजिए जो बेहतर कर सकती हैं, लोगों के साथ खड़े रहना। मुंबई पुलिस ने रानी मुखर्जी के गाने का वीडियो शेयर किया। मुंबई पुलिस ने रानी मुखर्जी के साथ एक गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कोरोना वायरस संकट में लोगों से जरूरी दूरी रखने की अपील की गई। जो न रहा वो कल रहेगा भी ये पल। असम के गुवाहाटी में कोरोना वायरस की वजह से कामाख्या मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी उपलब्धि देश के सामने रखी। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल में दुनिया के शक्तिशाली देशों से रिश्तों के मामले में उसने अमेरिका को पहले नंबर पर रखा है, जबकि रूस और चीन को दूसरा और तीसरा नंबर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में गलती से दूसरी ट्रेन में बैठकर पटना की बजाय कोलकाता पहुंची एक महिला की रेलवे पुलिस ने मदद की। बिहार के बरौनी से पटना जाने के लिए निकली थी ये महिला, लेकिन यहाँ पर कोलकाता पहुंच गई हैं। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों से बात की और संसद के मॉनसून सत्र के आयोजन से जुड़ा सुझाव मांगा।
विमान में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत करीब 57% बढ़ गई। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले लोगों को कई छूट देने का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में करीब 2 महीने से बंद पड़े सैलून खोल दिए गए हैं। गाड़ियों में 3 लोगों और 2 व्हीलर पर एक व्यक्ति के सवार होने की पाबंदी को हटा दिया गया है। जबकि राजधानी में रेस्टोरेंट तो खुलेंगे लेकिन लोग वहां बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। ये रेस्टोरेंट लोगों को उनके घरों तक खाना पहुंचाने के लिए सुविधा दे सकते हैं। यही नहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों में पहले की तरह काम किया जा सकेगा, यानी सभी कर्मचारियों को कंपनियां दफ्तर बुला सकेंगी। इसके अलावा बाजार में भी सभी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी और इसी के साथ अभी तक लागू ऑड इवन फॉर्मूला भी खत्म हो गया। जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं देते हुए वहां लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा अभी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। भारी बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसके बाद सड़क से गुजर रही एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। जोरदार बारिश के बाद नदी उफान पर थी और उसकी लहरें कार को अपने साथ बहा ले गई। काफी दूर तक ये कार नदी में नाव की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि कार में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के बाद वो कार से सुरक्षित निकलकर नदी के किनारे पहुंच गए। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के आदमी की मौत पर इंग्लैंड में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। मिनेसोटा में एक अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके विरोध में लंदन में भी सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर नारेबाजी की और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ भेदभाव बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के अंदर जाने की भी कोशिश की, हालांकि वहां तैनात पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले वहां प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़ते हुए मार्च भी निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात हो गए। भीड़ को संभालने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ किसी साजिश से इनकार करते हुए दावा किया कि अगर गठबंधन में आपसी भरोसा टूट गया तो सरकार को कोई नहीं बचा सकता। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफ़ी बढ़ाया। इधर बीच कोरोना में महाराष्ट्र आपको पता है आंकड़े काफ़ी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है? वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता। जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार के अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते। जो सरकार में बैठे हैं वो ही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही। सलमान खान की कई हिट फिल्मों में संगीत देने वाली जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। किडनी से जुड़ी बीमारियों से लंबे वक्त से जूझ रहे वाजिद का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे, लेकिन महज 42 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्मों से जुड़े तमाम लोगों को मायूस कर दिया। मुंबई के एक निजी अस्पताल से वाजिद का शव एम्बुलेंस में वर्सोवा के कब्रिस्तान लाया गया। अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई। सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन और सलमान खान समेत फिल्मी दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। वाजिद खान ने भाई साजिद के साथ 1998 में जब प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से करियर शुरू किया था। पहली ही फिल्म में साजिद वाजिद की जोड़ी के गाने सुपरहिट रहे। प्यार करने का यही वक्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त है।
इसके बाद तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर और दबंग समेत सलमान की ज्यादातर हिट फिल्मों के लिए संगीत इसी जोड़ी ने दिया। जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सलागे। वाजिद एक अच्छे गायक भी थे। सलमान की फिल्म वांटेड का हिट गीत मेरा ही जलवा खुद वाजिद ने गाया था। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। अस्पताल में इलाज के दौरान का उनका एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वाजिद का आखिरी वीडियो है जिसमें वो भाई साजिद के लिए एक गाना गाते दिखे। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आओगे, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के चिरायु अस्पताल से कोरोना वायरस ठीक हुए 108 मरीजों को छुट्टी दे दी गई। इसके बाद अस्पताल से एक साथ कई लोग निकलते दिखाई दिए, लेकिन कोरोना को हराकर घर लौटे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग की कमी दिखी। हालांकि लोगों की मदद के लिए वहां पीपीई किट पहने कई स्वास्थ्यकर्मी खड़े नजर आए, लेकिन उन्होंने भी लोगों को एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश नहीं की। पीपीई किट का इस्तेमाल कोरोना वायरस से बचाव के लिए किया जाता है। इस मौके पर वहां राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे, जिन्होंने अस्पताल में लगातार ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ की। चिरायु अस्पताल की तरफ से ये दावा किया गया कि अब तक कोरोना के 1000 से ज्यादा मरीज वहां से ठीक होकर घर लौट चुके हैं। हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ जंग लड़ा है। भोपाल में चिरायु अस्पताल में आप देखिए 108 मरीज आज निकल रहे हैं स्वस्थ होकर। ये कोविड-19 के मरीज हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी और उसके बाद स्वस्थ होकर वापस अपने घर जा रहे हैं। पिछले साल इंतजार कराने वाला मानसून इस साल अनुमान के मुताबिक केरल पहुंच गया। मानसून पहुंचने के साथ मौसम विभाग ने केरल के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी। पिछले साल मानसून 8 दिन की देरी से केरल पहुंचा था, लेकिन इस बार मानसून ने बिल्कुल भी इंतजार नहीं कराया। केरल में मानसून के पहुंचने के साथ ही कई जिलों में तेज बारिश शुरू हो गई। तिरुवनंतपुरम में तो तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। खतरे को देखते हुए समुद्र के पास लाल झंडियां लगा दी गईं। ये झंडियां लोगों को समुद्र के करीब जाने से रोकने के लिए लगाई गईं। मौसम विभाग ने केरल में मानसून के पहुंचने की जानकारी दी। आज केरल में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड किया गया है पास्ट 24 आवर्स के अंदर। जैसे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में कोझिकोड 9 सेंटीमीटर और एक स्टेशन में 15 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किए हैं रेनफॉल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का अनुमान है कि इस साल देश में मानसून सामान्य रह सकता है। We have a good news that we will have a good monsoon this year, normal monsoon this year, and quantitatively the monsoon rainfall will be 102%. That means 2% more than what we expected in April. केरल में मानसून पहुंचने के साथ ही राज्य के 9 जिलों में चेतावनी जारी कर दी गई। इनमें अलपुझा, कोल्लम, पतनमतिट्टा, तिरुवनंतपुरम, कोट्टयम और एर्नाकुलम में भारी बारिश की आशंका जताई गई। हालांकि इन जिलों में बारिश 30 मई को ही शुरू हो गई थी और मौसम का हाल बताने वाली एजेंसी स्काईमेट ने दावा किया था कि 30 मई को ही मानसून केरल पहुंच गया था, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से इसे खारिज कर दिया गया। मौसम विभाग ने केरल में 30 और 31 मई को हुई बारिश को मानसून से पहले की बारिश बताया। साथ ही यह भी कहा कि इस बार केरल में मानसून समय पर आया है। पिछले साल केरल में मानसून 8 दिन देर से पहुंचा। बिहार के समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर चेन्नई से एक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे कई मजदूरों ने प्रशासन पर बद इंतजामी का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि उन्हें स्टेशन से घर भेजने का इंतजाम भी नहीं किया गया और उन्हें रात भर स्टेशन पर ही रोक कर रखा गया। लेकिन सुबह होते ही उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। रेलवे स्टेशन से घर लौटने का इंतजार कर रहे इन प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बदइंतजामी का आरोप लगाया। बोला यहाँ से बस मिल जाएगा, रात से यहाँ बैठे हुए नाश्ता न करने के लिए न बाहर जाने देता न कोई चीज का इंतजाम कर रहा है। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे से तय दूरी बनाने का भी ख्याल नहीं रखा। रूस के लड़ाकू विमानों ने अमेरिका के एक बम बरसाने वाले विमान को खदेड़ने का दावा किया। रूस ने अमेरिकी विमान को बम बरसाने वाला विमान नहीं था, बम बरसाने की ताकत रखने वाला विमान था। रूस ने अमेरिकी विमान को के हवाई सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और ब्लैक सी के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिकी विमान को रोकने के लिए अपने 2 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने इस ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें 2 रूसी लड़ाकू विमान अमेरिकी विमान का पीछा करते नजर आए। रूस के मुताबिक अमेरिका का बम बरसाने की ताकत रखने वाला विमान काफी ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसकी जानकारी मिलते ही 2 सुखोई लड़ाकू विमानों को वहां भेजा गया। इन विमानों ने अमेरिकी विमानों को घेर लिया और उसे लौटने पर मजबूर कर दिया। मिशन पूरा होने के बाद दोनों लड़ाकू विमान अपने बेस पर लौट आए। न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में गृहमंत्री अमित शाह ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश की जनता ने कोरोना से जंग में केंद्र सरकार का पूरा साथ दिया। अनलॉक 1 से क्या उम्मीद करी जा सके? अगर देखा जाए तो अभी भी जो है कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बड़े शहरों में, काफ़ी सारे प्रदेशों में ये तेज़ी से बढ़ रहा है। मृतकों की संख्या ऊपर हो रही है और हम अनलॉक 1 की बात कर रहे हैं। तो इस अनलॉक 1 से सरकार से जनता क्या अपेक्षा रखे? देखिए, ऐसे आइसोलेशन में मुझे लगता है मैं जवाब दूंगा तो जनता को समझने के लिए थोड़ी तकलीफ आएगी। मैं आपको कोरोना के खिलाफ मोदी जी के नेतृत्व में जो रणनीति बनी और भाजपा सरकार लड़ी, इसके लिए थोड़ा डिटेल बात करना चाहता हूं। मोदी जी ने सबसे पहले जनता कर्फ्यू, घंटी बजाओ, दिया जलाओ और कोरोना वॉरियर का सम्मान कर कर देश की जनता को एक साथ जोड़ने का काम किया और पूरा देश एक राष्ट्र, एक जन, एक मन के सूत्र के हिसाब से कोरोना के खिलाफ लड़ा है। सभी राज्य सरकार इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी केंद्र सरकार के साथ मिलकर ये लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ी है। कोरोना से निपटने में केजरीवाल सरकार पर नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने दिल्ली में 9 जगहों पर प्रदर्शन किया। राजघाट के पास प्रदर्शन कर रहे दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी पर विरोध प्रदर्शन के लिए लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने का आरोप लगा और नियम तोड़कर विरोध की शुरुआत कनॉट प्लेस से हुई, जहां कोरोना के खतरे को देखते हुए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कम संख्या में ही प्रदर्शन करते नजर आए। बीजेपी केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट कर रही है। इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं, जहां आप देखेंगे दिल्ली के इंचार्ज श्याम जाजू और नजर आ रहे हैं और साथ ही प्लेकार्ड्स लेकर जो नेता हैं वो खड़े हैं। दिल्ली में बीते 2 दिनों की तुलना में धूप ज्यादा थी। ऐसे में प्रदर्शन के वक्त श्याम जाजू के हाथ में एक छाता नजर आया। इस छाते पर भी विरोध के कुछ पोस्टर दिखे। दिल्ली सरकार की नॉन परफॉर्मेंस के खिलाफ और जनता को कोरोना में न्याय देने के लिए आज पूरे दिल्ली में यह आंदोलन हो रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी प्रदर्शन के लिए अपनी गाड़ी से राजघाट पहुंचे। यहां भी प्रदर्शनकारियों ने आपस में दूरी बनाकर केजरीवाल सरकार की नीतियों का विरोध किया। मनोज तिवारी ने प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा फीस लेने और सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी का आरोप लगाया। बगैर इजाजत प्रदर्शन करने की वजह से पुलिस वाले बीजेपी नेताओं को हिरासत में लेकर बस से राजेंद्र नगर थाने ले जाते नजर आए। हालांकि मनोज तिवारी ने दावा किया कि उन्होंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। हम लोग अपने प्रोटेस्ट को सोशल डिस्टेंसिंग में कर रहे हैं, फिर भी हम पुलिस का सम्मान करते हैं। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने खेल रत्न अवार्ड के लिए नामों की सिफारिश की। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन के नाम की सिफारिश खेल रत्न अवार्ड के लिए की। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर आर अश्विन के साथ बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें कप्तान बनाने में महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा हाथ रहा। दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी कर ई पास दिखाकर लोगों को दूसरे राज्यों से आने की मंजूरी दी, जबकि इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोगों पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 9 बसों से बिहार के मजदूरों को उनके गांव भिजवाया। गृह मामलों की संसद की स्थायी समिति की 3 जून को होने वाली बैठक टाल दी गई। कई सांसदों ने लॉकडाउन की बंदिशों की वजह से इसमें शामिल नहीं होने की बात कही थी। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बल ने नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने मार गिराया। मारे गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसकी जानकारी मिलते ही सुरक्षा बल के जवानों ने मुठभेड़ के दौरान उन्हें ढेर कर दिया। सुरक्षा बल ने दावा किया कि मारे गए आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। इतना ही नहीं, इलाके में कुछ और आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सेना और पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हरियाणा के रोहतक में घरों में काम करने वाली महिलाओं और मजदूरों की परेशानियों के मुद्दे पर जनवादी महिला समिति नाम के एक संगठन ने पाबंदी के बावजूद विरोध प्रदर्शन किया और उस दौरान भी कोरोना वायरस के खतरे के बीच जरूरी सावधानी तक नहीं बरती। किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा।
और जनवादी महिला समिति नाम के संगठन की पूर्व महासचिव और सीपीएम नेता जगमती सांगवान की अगुवाई में प्रदर्शनकारी रोहतक में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस तक पैदल ही निकल पड़े। प्रदर्शनकारियों ने सड़क घेर ली और विरोध के चक्कर में कोरोना वायरस के खतरे को ही नजरअंदाज कर दिया। हालांकि सभी के मुंह तो ढके हुए दिखे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो कहीं नजर ही नहीं आई। इस बीच एक महिला सभी से एक दूसरे से जरूरी फासला रखने और कतार बनाने की अपील करती दिखी, लेकिन उसका भी कोई खास असर नजर नहीं आया। लॉकडाउन की वजह से जूझ रहे मजदूरों और घरों में काम करने वाली महिलाओं की तकलीफ प्रशासन तक पहुंचाने के लिए जनवादी महिला समिति ने विरोध प्रदर्शन किया था। एक हफ्ते के अंदर इनके खातों में 7500 रुपए दिए जाने चाहिए। अनलॉक 1 के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें उद्योगों और किसानों को बड़ी राहत दी गई। कैबिनेट की बैठक में किसानों के कर्ज पर लगने वाले ब्याज में दी जाने वाली छूट को 31 मई से 31 अगस्त तक बढ़ाने का फैसला किया गया। साथ ही 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को फसल की लागत से 1.5 गुना तक बढ़ाने का फैसला भी किया गया। इसके अलावा एमएसएमई यानी छोटे लघु और मध्यम उद्योगों को संकट से उबारने के लिए 20,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया और एमएसएमई की शेयर बाजार में लिस्टिंग का फैसला भी किया गया। इसके लिए सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए के इक्विटी निवेश का ऐलान किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट होकर पैसा जुटा सकती। इसके अलावा रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने का फैसला किया गया, जिसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। 11 करोड़ से ज्यादा जॉब्स एमएसएमई ने दी है। इस एमएसएमई की कोई मूलभूत समस्या भी थी और आज प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में काफ़ी अच्छे और बड़े निर्णय आज हुए हैं और निश्चित रूप से ये निर्णय देश के औद्योगिक विकास में बहुत ऐतिहासिक बदल करेंगे। चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी राय रखी। अमित शाह ने साफ किया कि भारत अपने हितों से समझौता बिल्कुल भी नहीं करेगा। चाइना ने अभी जो हाल में हांगकांग के संग और ताइवान के संग भी करने की कोशिश की है, उससे उनका इंटेंट साफ नजर आता है। भारत में आप इस प्रॉब्लम को कितनी गंभीरता से देखते हैं? क्या चाइना सच में एक घुसपैठी की तरह अंदर घुस आया है और लाइन ऑफ एलएसी की जो बात है उसमें आपको इस कितनी गंभीरता से इस इशू को आप ले रहे हैं? देखिए, एलएसी की सवाल को कोई राष्ट्र, कोई सार्वभौम राष्ट्र हल्के से नहीं ले सकता। अभी सेना के स्तर पर और डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत चालू है, मगर मैं एक बात आपको कह देता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार हमारी सीमाओं और हमारे सार्वभौमत्व के साथ एक किंचित मात्र भी समझौता नहीं करेगी। हम इसके रक्षा के लिए अडिग खड़े रहेंगे। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में अफ्रीकी मूल के एक लड़के की मौत पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई में गोली लगने से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने सड़क पर उतरकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए काफी हंगामा किया। हालात को संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पुलिस की सख्ती का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर होता नजर नहीं आया और वो और हिंसक हो गए। उन्होंने पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद हवाई फायरिंग कर उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। इससे पहले सड़क पर जमा हुए लोगों ने वहां की सरकार और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि इस हिंसक प्रदर्शन में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। यूपी के कानपुर में कुछ लोगों ने एक लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि इस लड़के का कुछ छात्रों से विवाद हो गया था, जिसके बाद आरोपी छात्रों ने अपने साथियों को बुला लिया, जो उस लड़के पर टूट पड़े और लात घूंसों से उस पर हमला कर दिया। कुछ लोगों ने तो अपनी बेल्ट निकाल ली और उस लड़के की ताबड़तोड़ पिटाई करते दिखाई दिए। मारपीट के दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जबकि कई लोग अपनी छतों से तमाशा देखते रहे। वहां खड़े लोगों में किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। करीब 50 लोगों ने हमें घेर लिया, घेर के लात घूंसों से, डंडों से और बेल्टों से तमाम चीजें मारा। मारपीट की शिकायत मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
राजस्थान, यूपी और मध्य प्रदेश के बाद पाकिस्तान से आई टिड्डियों ने छत्तीसगढ़ में भी हमला बोल दिया। हालांकि टिड्डियों के बढ़ रहे हमलों को देखते हुए सरकार ने पहले ही राज्यों को अलर्ट कर दिया था। इसीलिए जैसे ही कोरिया जिले में टिड्डियों का दल पहुंचा, वैसे ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी टिड्डियों को भगाने के काम में जुट गए। फायर ब्रिगेड की एक टीम पेड़ों पर बैठी टिड्डियों को मारने के लिए केमिकल का छिड़काव करती नजर आई। काफी संख्या में टिड्डी यहाँ खत्म हुए हैं और थोड़े बहुत बचे हैं, उनको सभी को मारने का प्रयास किया जा रहा है। टिड्डियों को भगाने की कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी सामने आई। वहां भी पन्ना जिले में दमकल के कुछ कर्मचारी टिड्डियों को भगाने के लिए पेड़ों पर केमिकल का छिड़काव करते दिखे। कुछ ही देर में केमिकल की वजह से सैकड़ों टिड्डियां जमीन पर मरी हुई दिखाई दी। ज्यादा से ज्यादा उसको छिड़काव करके उनको नष्ट कर दिया जाए, जिससे कि आगे जाके उसमें किसी तरह से हानि ना हो सके। पन्ना के अलावा सतना में भी टिड्डियों ने हमला बोला तो प्रशासन ने उनको भगाने में पूरी ताकत झोंक दी ताकि टिड्डियों के हमले से फसलों को बचाया जा सके। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक गांव के लोगों ने लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी की। वहां हो रहे एक समारोह में गांव के कई लोग पहुंच गए और मास्क लगाना तो दूर, किसी ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाने का भी ख्याल नहीं रखा। कई बच्चे डीजे की धुन पर बेतहाशा डांस करते नजर आए। कुछ ने तो डांस करते करते अपनी शर्ट उतारी और उसे उड़ाते दिखे। बच्चे तो बच्चे, बड़ों ने भी समझदारी नहीं दिखाई और बच्चों के बाद वहां खड़े कुछ आदमी डांस करने पहुंच गए और नियमों की अनदेखी करते हुए जमकर डांस किया। मुंबई में कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को बचाने के लिए एक इंजीनियर ने एक रोबोट बनाया। कोरोबॉट नाम के इस रोबोट की मदद से मरीज तक आसानी से दवाएं और खाना पहुंचाया जा सकता है। जबकि इस रोबोट में लगे कैमरे की मदद से डॉक्टर दूर से ही मरीजों की जांच भी कर सकते हैं। बताया गया कि इस तरह के 2 रोबोट कल्याण और डोंबिवली के अस्पतालों में तैनात भी कर दिए गए हैं। ये रोबोट एक बार मरीजों के जाने के बाद खुद को सैनिटाइज भी करता है। इस रोबोट में 3 अलग अलग ट्रे लगाई गई हैं जिनमें खाना और दवाएं रखकर मरीजों तक पहुंचाई जाती हैं। अनाउंसमेंट करता है पेशेंट के पास जाके कि आपको पहले आपका हाथ सैनिटाइज करना है, उसके बाद ही आपको जो फूड है या फिर जो भी आपको कोरोबॉट के यहाँ से लेना है वो आप ले सकते हो। इस रोबोट को बनाने में इंजीनियर की मदद करने वाले शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने बताया कि लॉकडाउन के बीच बहुत कम पैसे खर्च कर ये रोबोट बनाया गया। 1 महीने के भीतर हमने ये 2 रोबो जो है वो रोबोट बनाए। मुझे लगता है कि 1-1.5 लाख के अंदर ही ये रोबोट का खर्च आया है। इस रोबोट में एक स्क्रीन भी लगाई गई है ताकि जरूरत पड़ने पर मरीजों का मनोरंजन भी किया जा सके। सीए के मुद्दे पर एक बार फिर अमित शाह ने अपनी राय रखी और न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी और ना ही सरकार अभी एनआरसी लाने जा रही है। अमित शाह जी, सीएए पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। सीए लाने के बाद तमाम प्रोटेस्ट हुए, देश भर में प्रोटेस्ट हुए, दिल्ली में तो बहुत बड़े दंगे भी हुए, काफ़ी लोग मारे भी गए। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई कम्युनिकेट करने में कि आप क्या करना चाह रहे थे, या आप इसको कोई साजिश के उस पर देखते हैं कि कोई एक साजिश थी कि इसको डिरेल किया जाए? देखिए, इसको जानबूझकर लोगों के बीच में भ्रांति पैदा कर दी गई कि सीएए से इस देश के मुसलमानों की नागरिकता जाने वाली है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि सीएए के अंदर एक भी प्रोविजन ऐसा नहीं है जो किसी की भी नागरिकता ले ले। मैंने जब राज्यसभा में भाषण किया तो कपिल सिब्बल, श्री आनंद शर्मा और गुलाम नबी आज़ाद ने भी इसको स्वीकार किया कि हम नहीं कहते नागरिकता जाएगी। तो फिर भाई आपकी पार्टी की अध्यक्षा रामलीला मैदान में क्यों ऐसा बोल रही है कि आपके अस्तित्व की लड़ाई है, रोड पर आ जाइए? क्यों लोगों को उकसा रहे हो काम का? मगर ये लंबा नहीं चलता है। हमने भी कम्युनिकेशन किया है, हमने भी बातों को रखी है, संसद में भी इस पर कई बार चर्चा हुई है और धीरे धीरे ये बात नीचे तक परकोलेट हुई है कि इसको गलत तरीके से लोगों के सामने रखा गया है। कोरोना संकट की वजह से राज्यसभा की जिन सीटों के चुनाव टाल दिए गए थे, उन 18 सीटों के लिए अब 19 जून को मतदान होगा। चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक के बाद यह ऐलान किया गया, जिसके तहत 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। राज्यसभा की जिन सीटों के लिए मतदान होगा उनमें आंध्र प्रदेश की 4, गुजरात की 4 और राजस्थान की 3 सीटें शामिल हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2, मणिपुर की 1 और मेघालय की 1 सीट के लिए मतदान होगा।
इससे पहले फरवरी में चुनाव आयोग ने 26 मार्च को 17 राज्यों की 55 राज्यसभा सीटों पर चुनाव कराने की घोषणा की थी। चुनाव से पहले 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए थे और बाकी बची 7 राज्यों की 18 राज्यसभा सीटों पर 26 मार्च को चुनाव होना था, लेकिन चुनाव को कोरोना वायरस और देश भर में लागू लॉकडाउन की वजह से टाल दिया गया था। ममता सरकार के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल में नियमों के तहत कई धार्मिक स्थल खोल दिए गए। 3 दिन पहले राज्य सरकार ने सभी धार्मिक जगहों को खोलने की इजाजत दे दी। हालांकि एक बार में केवल 10 लोग ही अंदर जा सकेंगे, जिसे ध्यान में रखते हुए सिलीगुड़ी में भक्तों ने मंदिरों में दर्शन किए। करीब 2 महीने बाद मंदिर खुले तो सही, लेकिन पूरे इंतजाम के साथ। एक मंदिर के एंट्री गेट के सामने रस्सी बांध दी गई और लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें माता के दर्शन के लिए अंदर जाने दिया गया। इसके लिए 2 सुरक्षा कर्मियों की वहां ड्यूटी भी लगाई गई। कई दिनों बाद मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने वहां पूजा करके खुशी जाहिर की। अच्छा लगा, इतना दिन से बंद था तो अच्छा नहीं लग रहा था, पूजा पाठ नहीं हो रहा था। मंदिर के बाहर मौजूद एक दुकान पर भी एहतियात के साथ ग्राहकों को पूजा का सामान दिया गया। वहीं मंदिर प्रशासन ने भी बताया कि नियमों को ध्यान में रखते हुए ही भक्तों को अंदर जाने दिया जा रहा है। 5 जन अंदर आएंगे, हम लोगों ने ऐसे ही करने का सोच के रखा है अभी। इसी तरह कोलकाता में भी कई धार्मिक स्थल खुले दिखे। वहां एक गुरुद्वारे में हाथों को पानी से धोने के बाद ही लोग अंदर जाते दिखाई दिए, जिन्होंने एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी पूरा ख्याल रखा। ये लोग मुंह को मास्क से ढके भी नजर आए। ऐसी ही तस्वीरें राजधानी के गिरजाघरों से भी सामने आईं, जहां एक चर्च में लोगों के शरीर का तापमान मापे जाने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। यही नहीं, बेंचों पर बैठने के दौरान लोग फासला बनाए रखें, इसके लिए उन पर कागज चिपका दिए गए, जिनके हिसाब से ही लोगों ने वहां बैठकर प्रार्थना की। लेकिन राज्य में कुछ धार्मिक स्थल ऐसे भी मिले जो ममता सरकार के आदेश के बाद भी खोले नहीं गए। उन्हें न खोलने का फैसला उन धार्मिक जगहों के प्रशासन ने लिया, जिस वजह से लोगों को बाहर से ही दर्शन करके लौटना पड़ा। कोलकाता का सबसे पुराना काली घाट मंदिर भी इन्हीं मंदिरों में एक रहा, जिसके कपाट भक्तों के लिए नहीं खोले गए। ऐसे में मंदिर पहुंचे भक्तों ने बाहर से ही माता के दर्शन किए और अपने अपने घर लौट गए। मंदिर के पास मौजूद दुकानों पर भी सन्नाटा पसरा दिखा, जहां आम दिनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। चारों तरफ से मंदिर बन रहे हैं, तो बाहर से दर्शन कर करके अपने जा रहे हैं। इसी तरह इस्कॉन मंदिर भी नहीं खोला गया। मंदिर प्रशासन ने बताया कि महामारी से निपटने के लिए पूरे इंतजाम होने के बाद ही मंदिर को खोला जाएगा। अगर लोग यहाँ पर ज़्यादा इकट्ठे हो जाएं और तो एक किसी मतलब कुछ ऐसा ना हो जाए कि लोग संक्रमित हो जाए, फिलहाल रेडी नहीं है। जब हो जाएंगे तो उसके बाद विचार कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में मर्सिडीज सवार एक पति पत्नी तालाब में गिर गए। बताया गया कि तेज रफ्तार में होने की वजह से अचानक कार का संतुलन बिगड़ गया और वो तालाब के बीचों बीच जा गिरी, जिससे घबराए पति पत्नी सनरूफ से बाहर निकले और काफी देर तक जान बचाने की कोशिश करते दिखाई दिए। इन दोनों को तालाब में फंसा देखकर वहां जुटे लोगों में अफरा तफरी मच गई। काफी देर तक मची चीख पुकार के बीच गाड़ी तालाब में डूबती चली गई और पति पत्नी भी पानी में समाते चले गए। इस बीच तालाब किनारे कई लोग वहां जुट गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही बचाव दल वहां पहुंचा और दोनों की जान बचाने की कोशिश में जुट गया। इसके लिए गाड़ी को एक रस्सी से बांध दिया गया और लोगों की मदद से उसे बाहर की तरफ खींचा गया। कार तो तालाब किनारे पहुंच गई, लेकिन जब तक पति पत्नी को बाहर निकाला जाता तब तक दोनों की सांसें थम चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही थी। उनकी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमित शाह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा कि अगर देश को आत्मनिर्भर होना है तो बेहद जरूरी है कि लोग अपने पैरों पर खड़े हों। इसके लिए स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना भी लोगों को चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में मदद मिलेगी। अमित शाह जी, थोड़ा सा आत्मनिर्भर भारत पर जो प्रधानमंत्री ने जो बात की है उस पर जरा आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा। जो बात हो रही है वोकल फॉर लोकल, तो इसको आप कैसे समझाएंगे हमारे दर्शकों को? लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग आइसोलेशनिस्ट होते जा रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड से डीकपल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो इंडिया में बने सामान उसी को आप कंज्यूम करें, उसी को लें। और कहीं जो हमने 1991 में एक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी चालू की थी, जिससे इंडिया को हम देश के संग जोड़ना चाह रहे थे, ग्लोबलाइजेशन की एक बात थी, कहीं इससे हम पीछे तो नहीं जा रहे हैं? इसको आप कैसे समझाएंगे? देखिए, जरा भी पीछे नहीं जाएंगे। 130 करोड़ की आबादी हमारी शक्ति है। क्या हमारे अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए? मैं तो अपील करना चाहता हूं हर भारतीय को कि एक निश्चय कर लीजिए कि हर भारतीय भारत में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेगा।
कहीं पर भी इससे भारत में निवेश कम होने की संभावना नहीं है, निवेश बढ़ेगा और ये हमारा अधिकार है भी। 130 करोड़ की जनता अगर तय करती है कि आज से हम विदेशी चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा जंप मिलने वाला है और भारत के अंदर उत्पादन का सबसे बड़ा हब दुनिया में भारत बनेगा। और मुझे भरोसा है कि इससे हमारी इकोनॉमी कभी भी वीक नहीं हो सकती, ना हम आइसोलेशन में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को भारत के 130 करोड़ के मार्केट की जरूरत है। हम अपने 130 करोड़ जनता के मार्केट की जो क्षमता है, इसकी ताकत है, इसको एक बार पहचान लेते हैं और भारत को अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाते हैं, तो मुझे भरोसा है कि हमारे अर्थतंत्र को एक नई गति मिलेगी। देखिए, निराशा से जीने वाले लोगों के लिए कभी रास्ते नहीं मिलते हैं। आशा से, मेहनत से और रणनीति बनाकर जो लोग अपना रास्ता प्रशस्त करते हैं, ईश्वर भी उनके साथ रहता है, दुनिया भी उनके साथ रहती है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आयुष्मान योजना के नाम पर बनाई गई फर्जी वेबसाइट का पर्दाफाश किया। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक इसी फर्जी वेबसाइट के जरिए 4 आरोपी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अलग अलग पदों पर नौकरी देने के नाम पर लोगों को ठगते थे, जिनमें एक महिला भी शामिल थी। इन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से एक लैपटॉप, 4 मोबाइल और कुछ ATM कार्ड भी बरामद किए गए। बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर 300 से 500 रुपए ऐंठे जाते थे और 4000 से ज्यादा लोग इस झांसे में आ भी चुके थे। आरोपियों ने दिल्ली, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा और बिहार में करीब 5000 पदों के लिए नौकरियां निकाली थी। यही नहीं, आरोपियों ने यूपी के कई इलाकों में शिविर भी लगाए थे ताकि लोग वहीं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पैसे दे दें। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी के टूटे तटबंध को ठीक करने के लिए जब प्रशासन नहीं जागा, तो किसान ही इसकी मरम्मत के लिए आगे आए। आरोप है कि सरकार और प्रशासन की अनदेखी से किसानों को हर साल फसल की बर्बादी की मार झेलनी पड़ती है। और यही वजह रही कि 4 गांवों के किसानों ने तटबंध की मरम्मत का फैसला किया और इसके लिए पैसे जुटाकर मरम्मत करने में जुट गए। नदी के बांध को ठीक करने के लिए मशीन से खुदाई की जाने लगी और कई किसान ट्रैक्टरों से मिट्टी भरते नजर आए। बांध की मरम्मत के काम में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर काम करती दिखी। बताया जा रहा है कि हर साल मानसून में घग्गर नदी का बांध टूट जाने से सैकड़ों एकड़ की फसल खराब हो जाती थी। साफ कर दांगे भी कदे भी यह बंध टूटे ना लोगों को परेशानी आवे, किसी किसान की फसल ना मरे। बताया गया कि हर साल फसल बर्बाद होने पर किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान तो होता रहा, लेकिन बांध की मरम्मत के लिए प्रशासन ने कोई पहल नहीं की। हालांकि किसान प्रशासन से अब भी मदद की मांग कर रहे हैं। ट्रैक्टर ला रखे ने, मशीनां ला रखे ने, DC साहब या BDO साहब, पंचायतां दे अफसर, सरपंच सानू हुण मदद करन, पैसे देण। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अम्फन तूफान से हुई बर्बादी के बाद महाराष्ट्र और गुजरात पर निसर्ग नाम के तूफान का खतरा मंडराना शुरू हो गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटे में तूफान गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी। मुंबई में तो देर रात कई इलाकों में तेज बारिश भी हुई। जुहू इलाके में समंदर में ऊंची लहरों को उठते हुए देखा गया। आज यहाँ पर लोग नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि चक्रवाती तूफान की आशंका है और यही वजह है कि जुहू चौपाटी पर भी इस तरीके के रेड फ्लैग्स लगा दिए गए हैं ताकि इसकी सीमा को कोई क्रॉस न करे। मौसम विभाग का अनुमान है कि 3 जून को तूफान मुंबई पहुंच सकता है। निसर्ग तूफान से 3 राज्यों महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात को सबसे ज्यादा खतरे की आशंका जताई जा रही है। ये साइक्लोन होगा और ये महाराष्ट्र और एडजनिंग गुजरात कोस्ट की तरफ जाएगा और 3 तारीख को ये तट को पार करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र और गुजरात के पास तूफान से निपटने के लिए 48 घंटे ही हैं, जो काफी कम बताए जा रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने बताया है कि अगर अरब सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र तूफान में बदला तो अगले 48 घंटे महाराष्ट्र और गुजरात के लिए सबसे मुश्किल होंगे। मौसम विभाग ने 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री इलाकों से तूफान के टकराने का अनुमान लगाया है। कहा जा रहा है कि निसर्ग तूफान के दौरान तेज बारिश हो सकती है और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए मछुआरों को 4 जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। साथ ही भी किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए NDRF की टीमों को समुद्री इलाकों में तैनात कर दिया गया है।
जिनमें गुजरात के वडोदरा से सूरत और नवसारी जाने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैयारी करते हुए देखा गया। गुजरात के कई इलाकों में तूफान से पहले की आहट ने लोगों को डरा दिया। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव के दीव में तो मछुआरों को समुद्र से दूर रहने के लिए कह दिया गया। समुद्र किनारे सैकड़ों नावों को खड़ा हुआ देखा गया। निसर्ग तूफान के खतरे पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी बयान दिया। कुल मिलाकर 6 जिले काफी प्रभावित हो गए, ऐसी संभावना है। बारिश भी होगी, पवन भी चलेगा, तो उस दृष्टि से पूरी व्यवस्था बनाई है। निसर्ग तूफान के खतरे को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्य के मुख्य सचिव से बात की। उन्होंने राज्य में तूफान से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों पर भी उनसे चर्चा की। निसर्ग तूफान का सबसे ज्यादा खतरा महाराष्ट्र और गुजरात पर ही है। गुजरात के 6 जिलों में चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में अब तक क्या तैयारियां की गई हैं, इस पर अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। गृह मंत्री के साथ इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौसम विभाग के महानिदेशक भी मौजूद रहे, जिन्होंने तूफान से जुड़े खतरों के बारे में गुजरात के मुख्यमंत्री को बताया। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के साथ भी काफी देर तक चर्चा की और राज्य के मुख्य सचिव से सरकार की तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। मौसम का हाल बताने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक 100 साल बाद अरब सागर में किसी तूफान के सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र के समुद्री तटों से उसके टकराने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्काईमेट का दावा है कि पिछले 100 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ जब अरब सागर में सक्रिय होने वाला कोई तूफान जून के महीने में महाराष्ट्र से टकराया। यानी कहा जा रहा है कि 100 साल बाद यह पहला ऐसा तूफान हो सकता है जो अरब सागर में सक्रिय होने के बाद जून के महीने में महाराष्ट्र के समुद्री तटों से टकराए। न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार की ओर से हर तरीके से मदद की गई। क्या आपको लगता है कि सरकार ने जब ये लॉकडाउन अनाउंस किया था तो कुछ जल्दीबाजी कर दी? कुछ दिन अगर रुक जाते, थोड़ा माइग्रेंट लेबर की भी बात सोचते, उनको पहले गांव भेज देते और उसके बाद लॉकडाउन लगाते, तो क्या वो ज़्यादा ठीक रहता? देखिए, ऐसा कहना उचित नहीं है। अगर पहले उनको भेजने की व्यवस्था करते तो स्टैम्पेड होने की पूरी संभावनाएं थी। गांवों में अभी स्वास्थ्य सेवाएं तैयार भी नहीं हुई थी, राज्य भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे। उस वक्त हमारी क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी ठीक नहीं थी और टेस्टिंग व्यवस्था भी अभी बन रही थी हमारे देश की, और ये सारा 2 महीने के अंदर हमने तैयार किया। और मैं जहां तक प्रवासी मजदूरों का सवाल है, आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से लॉकडाउन आया राज्य सरकारों ने कैंप लगाए हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था करी है और केंद्र सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया एसडीआरएफ फंड के तहत, एनडीआरएफ फंड के तहत राज्यों को दिया है, जिसके माध्यम से कलेक्टर एक कैंप लगाकर सभी प्रवासी मजदूरों को भोजन करा सकें। और 1 मई से हमने ट्रेनें भी शुरू कर दी। उसके पहले 20 अप्रैल से बस सेवा शुरू करी और बस सेवा के माध्यम से लगभग 41 लाख श्रमिक आसपास के राज्यों में भेजे। अमेरिका में हिंसा की वजह से बिगड़े हालात के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में बने एक बंकर में शरण लेनी पड़ी। मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के एक आदमी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद प्रदर्शनों की आंच व्हाइट हाउस तक पहुंच गई, जहां सैकड़ों की भीड़ व्हाइट हाउस के अंदर घुसने की कोशिश करने लगी। वहां मौजूद पुलिस ने लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यह प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। गुस्साए लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आगजनी शुरू कर दी। वहां तैनात पुलिस पर भी पटाखों से हमला किया गया। प्रदर्शनकारी वहां लगे बैरिकेड तोड़ते नजर आए। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की। लेकिन पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग व्हाइट हाउस के सामने जमे रहे। प्लेकार्ड लेकर पहुंचे लोगों ने पुलिस की हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सिर्फ व्हाइट हाउस ही नहीं, पूरा अमेरिका हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में आ गया। सुरक्षित समझे जाने वाले अमेरिका के कई बड़े शहरों में खुलेआम लूटपाट शुरू हो गई। सबसे डराने वाली तस्वीरें तो न्यूयॉर्क से सामने आई। वहां भीड़ में शामिल उपद्रवियों ने दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। जिसको जो मिला उसे लेकर भागता नजर आया। लोगों ने दुकानों में लगी कांच की अलमारियां तोड़ दी और अंदर रखा सामान लूट लिया।
लूटपाट के साथ वहां जमकर आगजनी भी की गई। Like a dream, like a movie. एक जगह तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को घेर लिया और तोड़फोड़ शुरू कर दी, लेकिन पुलिस वालों ने भी पीछे हटने के बजाय भीड़ पर ही गाड़ियां चढ़ा दी। कुछ ऐसे ही हालात लॉस एंजलिस में भी दिखे। वहां बेखौफ लोगों ने इलाके की कई दुकानें लूट लीं। लूटपाट करने वालों में महिलाएं और बच्चे भी नजर आए। एक जगह पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया, लेकिन इस कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ गए। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को ही आग लगा दी। अमेरिका के मिनेसोटा में जो हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सेना को तैनात करना पड़ा। मिनेसोटा में ही पुलिस की कार्रवाई में अफ्रीकी मूल के आदमी की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही वहां प्रदर्शन जारी हैं। हालात बेकाबू होने के बाद वहां सेना को उतारना पड़ गया। सेना के जवान बख्तरबंद गाड़ियों से गश्त लगाते नजर आए। कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक जगह सुरक्षा बल और भीड़ के बीच झड़प हो गई। टकराव की वजह से वहां जंग जैसे हालात नजर आने लगे। इस दौरान एक ट्रक के भीड़ के बीच घुसने से लोग और भड़क गए। वहां एक आदमी प्रदर्शन कर रहे लोगों की भीड़ में ट्रक लेकर घुस गया। तेज रफ्तार ट्रक को देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया और उन्होंने ट्रक को घेर कर उसमें तोड़फोड़ शुरू कर दी। सचिन ने युवराज को पराठे खिलाने को कहा। युवराज सिंह ने सचिन तेंदुलकर को रसोई में बेलन से 100 बॉल उछालने का एक नया चैलेंज दिया, जिसके बाद सचिन ने युवराज को पराठे खिलाने को कहा। पाजी, नाउ वी हैव टू गो टू नेक्स्ट स्टेज। ग्राउंड पे तो आपने बड़े 100 बना लिए, बट इट्स टाइम टू स्कोर 100 इन द किचन, एंड दैट्स 100 फॉर यू। दैट्स माय सेंचुरी। नाउ बैक टू यू। आखिर गुरु का हूं तो मैं शिष्य। यूवी, तूने मेरे चैलेंज का बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया है, वो भी किचन में बेलन के साथ। जब किचन में कोई बेलन के साथ होता है तो उससे अच्छे पराठे बनते हैं। देख, प्लेट भी खाली है, दही है, अचार है, पराठे बना दिए जाए। पाजी, राह देख रहा हूं, खिला दे। दक्षिण दिल्ली के बदरपुर में एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। वो पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती था। उपराज्यपाल समेत कई लोगों ने सफाई कर्मचारी की मौत पर दुख जताया। अमेरिका ने साफ किया कि अगर WHO अपने अंदर भ्रष्टाचार और चीन के प्रति झुकाव को खत्म करे तो उनका देश फिर WHO से जुड़ सकता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन का साथ देने का आरोप लगाते हुए WHO से रिश्ता खत्म कर दिया था और उसे फंड नहीं देने की बात कही थी। दावा किया गया कि हरियाणा के सोनीपत में लव मैरिज करने के 5 दिन बाद एक पति पत्नी ने खुदकुशी कर ली। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने साजिश के तहत भारत के कई शहरों में स्लीपर सेल का जाल फैला है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा 2 के मास्टरमाइंड और जैश ए मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद इलियास ने दिल्ली NCR में भी अपने स्लीपर सेल के लोग फैलाए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में जैश ए मोहम्मद के स्लीपर सेल के लोग मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की तरफ से इन लोगों को निर्देश दिए जाते हैं। खुफिया एजेंसियां स्लीपर सेल के लोगों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि वो किसी आतंकी गतिविधि को अंजाम न दें। स्लीपर सेल में वो आतंकी होते हैं जो लंबे वक्त तक आम लोगों के बीच रहते हैं और किसी को उनके बारे में भनक तक नहीं लगती। ऐसे आतंकी खुफिया जानकारियां जुटाकर लंबे वक्त तक हमले की योजना बनाते हैं और आदेश मिलने पर हमला करते हैं। अर्थव्यवस्था पर बात करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि भारत सरकार कोरोना की वजह से लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। अमित शाह जी, एक बात आपको माननी पड़ेगी, इस महामारी के कारण मैं जरा प्रवासी मजदूर से आगे बढ़ता हूँ। इसके कारण जो अर्थव्यवस्था में जो एक झटका लगा है, जो एक सेटबैक आया है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां गई हैं, लोगों की सैलरी कट हुए हैं। तो ये अगर आप लोग जब सरकार में आए थे 6 साल पहले, तो हम लोग का GDP 8% प्रतिशत से ग्रो कर रहा था। आज जो है, आप किसी का भी आंकड़े ले लें, नोम्यूरा के ले लीजिए, गोल्डमैन सैक्स के ले लीजिए, अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी ले लें, तो सब कह रहे हैं कि -5% GDP जो है साल भर में देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैसे संभालेंगे? जो महामारी का जो इकोनॉमी पर इतना बड़ा झटका है, इसको हम कैसे संभालेंगे? देखिए राहुल जी, मैं आपको एक अलग दृष्टि से एक सवाल पूछना चाहता हूं। दुनिया में आप ऐसा कोई देश निकाल सकते हैं जिसके अर्थतंत्र पर असर नहीं पड़ेगी? ये वैश्विक महामारी है,
दुनिया भर के अर्थतंत्र पर असर पड़ने वाली है, भारत के अर्थतंत्र पर भी असर पड़ेगी। तो क्या करें हम? रोना रोए इसका या इसके खिलाफ लड़े? मोदी जी ने इसके खिलाफ लड़ने का फैसला किया है और हिम्मत के साथ देश की जनता का आह्वान किया है कि अर्थतंत्र को भी हम गति देंगे। ढेर सारे रिफॉर्म्स किए गए हैं, 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और मुझे भरोसा है देश की युवा शक्ति, श्रम शक्ति, संकल्प शक्ति और मोदी जी के नेतृत्व की ताकत पर कि ये देश आत्मविश्वास से भरपूर जगमग होकर आत्मनिर्भर बनकर एक चतुसूत्री आत्मनिर्भरता को हम वास्तविकता में बदल कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि पोस्ट कोविड दुनिया के अंदर भारत का स्थान प्री कोविड दुनिया में जो था इससे और अच्छा बनेगा, इसका मुझे तो कम से कम भरोसा है। जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो लोग वक्रदृष्टा है, उनके लिए रोना रोना एक विषय हो सकता है, मगर मोदी जी इस आपदा को भी अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और मुझे भरोसा है मेरे नेता पर, उनके नेतृत्व में, उनको बताए हुए रास्ते पर ये देश आगे बढ़ेगा। अनलॉक 1 में छूट के बाद राजस्थान में ऐतिहासिक इमारतों को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। 70 दिन पहले कोरोना के खतरे की वजह से इन इमारतों को बंद कर दिया गया था। लेकिन अनलॉक 1 में मिली रियायत के बाद लोगों के लिए सभी पर्यटक स्थलों के दरवाजे खोल दिए गए, जिसकी एक तस्वीर जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय से भी आई, जहां लोगों के मनोरंजन के लिए इलाके के कुछ कलाकार लोक नृत्य करते दिखाई दिए। संग्रहालय पहुंचने वाले हर व्यक्ति के हाथों को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा कोरोना के खतरे से बचने के लिए हॉल के हर कोने की सफाई भी की गई। आज से ये संग्रहालय म्यूजियम पुनः खोल दिए हैं, इसका मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा, पूरे लोगों में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग आने की कोशिश करेंगे, कोरोना के डर से मुक्त होंगे। इसी तरह हवा महल और आमेर महल में भी पर्यटकों को लुभाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं। आमेर महल में दवाओं का छिड़काव किया गया ताकि लोगों को कोरोना के खतरे से बचाया जा सके। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में राष्ट्रपति जाहिर के समर्थन और विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। राष्ट्रपति के खिलाफ उतरे लोगों ने उन पर तानाशाह होने का आरोप लगाया। वहीं उनके समर्थन में खड़े लोगों ने उनके कामकाज की तारीफ की। लेकिन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। हंगामा बढ़ा तो पुलिस की तरफ से भी उन पर कार्रवाई की गई। जवानों को उन पर आंसू गैस के गोले दागते हुए देखा गया। पुलिस की कार्रवाई के बाद वहां भगदड़ मच गई। हालांकि इससे हंगामा शांत नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। हवाई फायरिंग के बाद प्रदर्शनकारी भड़क गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया। पथराव के दौरान कई लोग पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया। इन सब के बीच राष्ट्रपति के समर्थक भी उनके बचाव में उतर आए और उन्होंने राष्ट्रपति के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का विरोध किया। और वो अपने हाथों में देश का झंडा थामे सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। राष्ट्रपति के समर्थक अपने हाथों में पोस्टर और बैनर भी पकड़े दिखाई दिए। कई लोग तो दिल के आकार वाले पोस्टर पकड़े नजर आए, जिनमें राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो का नाम लिखा दिखाई दिया। बताया गया कि राष्ट्रपति कोरोना की वजह से कई राज्यों में जारी लॉकडाउन के विरोध में हंगामे के बीच राष्ट्रपति के समर्थन और विरोध में सड़कों पर उतरे लोगों के बीच में पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई और उन्हें शांत करवाती नजर आई। हालांकि पुलिस की अपील का लोगों पर जरा भी असर नहीं पड़ा। पंजाब के पटियाला में ठगी के आरोप में सीबीआई ने 28 साल बाद एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि निर्मल सिंह नाम का यह आदमी सीबीआई को चकमा देकर अमेरिका फरार हो गया था, जो करीब 28 साल बाद कोरोना वायरस के डर से पटियाला लौट आया, जिसकी जानकारी मिलते ही सीबीआई ने उसके घर पर धावा बोल दिया। सीबीआई के पहुंचते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई। बताया गया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, जिसके बाद एक एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवा दिया गया। कोई घुटाला नहीं किया, ही आउट ऑफ असी खुद पेश होया। सीबीआई ने पूछताछ के लिए आरोपी की पत्नी को भी हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 1985 में 2.5 लाख रुपए की ठगी का आरोप है, जिसकी जांच 1991 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। लेकिन आरोप है कि जांच के दौरान निर्मल सिंह सीबीआई को चकमा देकर अमेरिका फरार हो गया था और अमेरिका जाने के लिए उसने फर्जी पासपोर्ट भी बनवाया था।
इतना ही नहीं, यह भी आरोप है कि निर्मल सिंह के परिवार ने उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट भी बना लिया। लेकिन कोरोना वायरस के डर से आरोपी निर्मल सिंह 28 साल बाद अमेरिका से पटियाला लौट आया, जिसके बाद सीबीआई ने आरोपी और उसकी पत्नी को पकड़ लिया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को अकेले नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस सरकार के काम को 2014 से आगे की ओर देखना चाहिए। इस एक साल में मोदी गवर्नमेंट की दूसरी पारी, ये एक साल में आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां किसको मानते हैं? दूसरी पारी शुरू होते ही जो गरीब कल्याण का, अंत्योदय का एक यज्ञ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, इसके अंदर नए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर एक और चीज जोड़ी। घर दिया था, बिजली दी थी, शौचालय दिया था, गैस दिया था, उनको बैंक अकाउंट दिया था, और अब जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण कर जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के 25 करोड़ घरों के अंदर शुद्ध पीने का पानी पाइप से देने की योजना लेकर आए हैं। राहुल जी, अकेली योजना अपने आप में एक साल की उपलब्धि के लिए बहुत बड़ी बात। शायद दुनिया का कोई देश, कोई नेता इतना बड़ा साहस नहीं कर सकता। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 9.5 करोड़ किसानों को अब तक उनके खाते में सीधा 72,000 करोड़ रुपया हमने भेज दिए। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन की सुविधा करी, ये पहली बार की गई है। व्यापारी कल्याण बोर्ड का निर्णय कर हर व्यापारी को अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का एक रास्ता हमने प्रशस्त किया। दशकों से तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की मांग बहुत सारी कमेटियों ने भी करी, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कहते थे, और दुनिया भर की रक्षा की अलग अलग रणनीतियों का अभ्यास करते हैं, तो सीडीएस बहुत महत्वपूर्ण था। भारत जैसे बहु सीमावर्ती देश के लिए वहां पर सीडीएस पद का नरसिप सृजन किया और सीडीएस को हमने लागू भी कर दिया। आज सीडीएस अपना काम कर रहे हैं। अनलॉक 1 में मिली रियायत के बाद कई राज्यों में बस सेवा की शुरुआत हो गई। गुजरात के अहमदाबाद में भी नए नियमों के तहत लोगों के लिए सड़कों पर बसें चलाएंगी, जिसकी जानकारी मिलने पर लोग बस अड्डे पहुंचे और बस के आने का इंतजार करते दिखाई दिए। बस अड्डे पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा और वहां एक कुर्सी छोड़कर बैठे नजर आए। साथ ही बस में बैठने से पहले लोगों के शरीर का तापमान मापा गया और सब कुछ ठीक होने के बाद ही उन्हें बस में सफर करने की इजाजत दी गई। फंस गए थे लोग, उनको अभी घर जाने का मौका मिल रहा है, सो धीरे धीरे सब रूट चालू हो रहे हैं। बस में भी हर दूसरी सीट पर स्टिकर चिपके नजर आए ताकि सफर के दौरान लोगों के बीच जरूरी फासला बना रहे। बस के अंदर चढ़ने से पहले थर्मल गन से उसका टेम्परेचर चेक करना है, हाथ सैनिटाइज कराना है और फिर ही बस के अंदर एंट्री देनी है। अनलॉक 1 में छूट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में रोडवेज की बस सेवा शुरू हो गई। बताया गया कि प्रदेश में रोडवेज की 7,500 से ज्यादा बसें सड़कों पर उतार दी गई। यही वजह रही कि लखनऊ के बस अड्डे पर यात्रियों की चहल पहल बढ़ गई। अलग अलग इलाकों में जाने वाले सैकड़ों यात्री बसों का इंतजार करते दिखाई दिए। जो लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे थे या दूर दराज जो कार्यालय है वहाँ पर डेली अप डाउन करके वो जॉब करते हैं, उनको एक बड़ी राहत मिलेगी। या फिर जो लोग लंबे वक्त से इन शहरों में फंसे हैं वो भी अपने घरों तक पहुंच जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से बस अड्डे पर कई खास इंतजाम किए गए। गेट पर ही 2 कर्मचारी सुरक्षा किट पहनकर यात्रियों के शरीर का तापमान मापते नजर आए, जबकि बस में बैठने से पहले सभी यात्रियों के हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। साथ ही एक दूसरे से दूरी बनाए रखने का भी ध्यान रखा गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए विशेष सावधानी बरती जा रही है। जितना बसेस यूज हो रहे हैं ये 100% सैनिटाइज होके डिपो से निकलते हैं, तब बस स्टेशन पे आ जाते हैं। प्रदेश में बस सेवा शुरू होने पर लोगों ने भी खुशी जताई। बस सेवा सही है, मतलब बहुत लोगों को प्रॉब्लम थी, बहुत लोग फंसे थे। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मुरादाबाद में भी दिखाई दी। बस सेवा शुरू करने से पहले कई अधिकारी बस अड्डे पर पहुंचे और उन्होंने सभी कर्मचारियों को सावधानी बरतने की सलाह दी। कोई स्टैंडिंग सवारी नहीं लाऊंगी। इवन अगर हमारा स्टाफ भी है, रास्ते में अगर मिल रहा है, अगर हमारी सीटिंग फैसिलिटी फुल है तो उसे हम नहीं बैठाएंगे। एहतियात बरतते हुए बस अड्डे पर पहुंचे लोगों को पहले एक लाइन में खड़ा किया गया और सभी की स्क्रीनिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर भेजा गया। निजी कंपनी स्पेसएक्स ने इतिहास रचते हुए 2 अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा दिया। स्पेसएक्स ने एक
मिशन के तहत अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा, जो कामयाबी के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंच गए। करीब 19 घंटे के सफर के बाद अंतरिक्ष यान ISS के करीब पहुंचा और उससे जुड़ गया। इसके बाद यान में मौजूद दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन के अंदर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों ने उनका स्वागत किया। धरती में मौजूद कंट्रोल रूम से भी इस मिशन की लगातार निगरानी की गई। We have to give credit to SpaceX, the Commercial Crew Program, and of course NASA. इससे पहले इन अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष के लिए रवाना किया गया। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ, रॉकेट के इंजन शुरू हो गए और वो आसमान की तरफ बढ़ने लगा। 2, 1, 0, ignition, lift off. जल्द ही रॉकेट ने रफ्तार पकड़ ली और वो आसमान में काफी ऊंचाई तक पहुंच गया। इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग को देखने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी वहां मौजूद रहे, जिन्होंने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया। नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी से एक्सक्लूसिव बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को जवाब दिया कि उनकी सीधे बैंक खाते में पैसा डालने की योजना चुनाव में नकार दी गई थी। अमित शाह जी, राहुल गांधी जी ने कुछ बड़े इकोनॉमिस्ट से सलाह की है, बातचीत की है, रघुराम राजन जी से बातचीत की है, उन्होंने अभिजीत बैनर्जी से बात करके ये कहा कि ये पैसा जो है माइग्रेंट लेबर को सीधा देना चाहिए था। तो कोई स्पेशल पैकेज सरकार सोच रही है प्रवासी मजदूरों के लिए आने वाले समय में? मैं आपको बताता हूं, हमने देखिए राहुल जी एक उनकी योजना लेकर घूम रहे 7,500 रुपया हर एक के बैंक अकाउंट में डाल दो। चुनाव में भी उन्होंने न्याय नाम से योजना घुमाई थी, मगर देश की जनता ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वो जानते नहीं है कि योजना रिजेक्ट हो चुकी है और 1 साल हो गया, फिर भी कैसेट वहीं बज रही है। अगर राहुल जी, कुछ लोग वक्र दृष्टा होते हैं, जिनकी दृष्टि ही वक्र है तो चीज कभी सीधी नहीं दिखाई पड़ेगी उनको, और वक्र दृष्टा लोगों को देश की जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है, ना गंभीरता से उनको लेती है, ना उनके कहे में आती है। भारत के खुफिया विभाग और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के 3 जासूसों को रंगे हाथ पकड़ लिया। इनमें 2 जासूस दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में वीजा सेक्शन में तैनात थे और तीसरा जासूस उनका ड्राइवर था, जिनकी हरकतों पर शक होने के बाद खुफिया विभाग की टीमों ने जाल बिछाया और दिल्ली के एक होटल में 2 जासूसों को एक साथ दबोच लिया गया। दरअसल पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात आबिद और ताहिर नाम के ये कर्मचारी खुद को भारतीय सेना का अफसर बताकर सैनिकों को अपने झांसे में लेते थे। नहीं, मैंने कहा कि शायद मेरा फ्रेंड आप राय, मैं कहा शायद वो वाला मेरा फ्रेंड राय आप ना हो। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, ये नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा। ऐसी ही फोन रिकॉर्डिंग सुनने के बाद खुफिया एजेंसियों ने एक सैनिक को पाकिस्तानी जासूसों से मिलने भेजा और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पाकिस्तान के अधिकारियों को सुरक्षा एजेंसियों ने रंगे हाथों पकड़ा। एक तरफ साजिश का पर्दाफाश हुआ तो दूसरी तरफ साजिश करने वालों पर भी नकेल कस दिया गया। पकड़े गए पाकिस्तानी जासूसों से पूछताछ के बाद कुछ रेल कर्मचारियों का नाम भी सामने आया। जासूसों ने इन रेलवे के कर्मचारियों से उस मूवमेंट के बारे में जानकारी जुटाई थी या फिर कुछ दस्तावेज ऐसे जुटाए थे जो कहीं भी सेना के मूवमेंट पर नजर रखते थे। जिन 3 पाकिस्तानी जासूसों को गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में कई चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में पकड़े गए तीनों जासूस पाकिस्तान के सैनिक हैं, जिन्हें 2013 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग में तैनात कर दिया। इनमें 2 की ड्यूटी पाकिस्तान के हाई कमीशन में वीजा सेक्शन में लगाई गई, जबकि तीसरा जासूस उनका ड्राइवर बनकर नौकरी करता रहा। इस दौरान पाकिस्तानी जासूसों ने भारतीय सेना के जवानों से संपर्क साधना शुरू किया और खुद को भारतीय सेना में ही तैनात बताकर उनसे जानकारी जुटाने लगे। साथ ही पाकिस्तानी जासूसों ने रेलवे के कर्मचारियों से भी दोस्ती करके भारतीय सेना की आवाजाही के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, जिसका पर्दाफाश होने के बाद भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग को कड़ी चेतावनी दी और वीजा सेक्शन में तैनात दोनों पाकिस्तानी जासूसों को फौरन भारत से चले जाने का आदेश दिया। क्योंकि वियना समझौते के तहत उन दोनों को कूटनीतिक सुरक्षा मिली हुई थी, लिहाजा उन्हें भारतीय कानूनों के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। जयपुर में कुछ शर्तों के साथ खुले बाजार में नियमों का पालन नहीं करने पर पुलिस ने कई दुकानों पर कार्रवाई की। दूसरे शहरों की तरह जयपुर में भी कोरोना का गंभीर खतरा बना हुआ है। लेकिन अनलॉक 1 में मिली छूट के बाद जैसे ही बाजार खुले, वहां लोगों की भीड़ जुट गई। जौहरी बाजार में तो दुकानों के खुलने के थोड़ी ही देर में दुकानदार और सामान खरीदने वाले सब लोग लॉकडाउन के नियम कायदे भूल गए। यहां तक कि एक दूसरे से तय दूरी बनाकर रहने की अपील को भी नजरअंदाज कर दिया गया। प्रशासन समझा के जा चुका है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। नहीं मानेगी तो प्रशासन जो
ऑब्जेक्शन उठाएगा, कार्रवाई करेगा। लोगों की इस लापरवाही के बाद पुलिस भी हरकत में आई और नियम तोड़ने के आरोप में कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की। जो बरामदों के अंदर सामान रख के आवागमन को बाधित कर रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं, उन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जौहरी बाजार की तरह हवा महल के पास की दुकानें भी खुली, लेकिन वहां जौहरी बाजार की तरह नियमों की अनदेखी नहीं की गई। अनलॉक 1 के पहले ही दिन मुंबई के लोगों ने नियमों की अनदेखी की। सरकार ने शहर में 5 जून से धीरे धीरे ट्रैफिक खोलने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने सरकारी आदेश के साथ ही नियमों की भी अनदेखी की। शहर की सड़कों पर सुबह से ही कई गाड़ियां दिखाई दी, जबकि कुछ ऑटो भी सड़कों पर चलते नजर आए। आप तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि 1 जून से ही मुंबई में इस तरीके की ट्रैफिक मूवमेंट सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए शुरू हो चुकी है। शहर की कुछ सड़कों पर तो लोग बाइक लेकर घूमते दिखाई दिए और नियमों पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ऑटो, टैक्सी के अलावा बाइक पर घूमते हुए लोग भी आपको नजर आएंगे। यानी मुंबई के लोग सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हुए 1 जून से ही अपना मूवमेंट शुरू कर चुके हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही मुंबई में भी ऑटो और टैक्सी सेवा बंद कर दी गई थी। न्यूज 18 से खास बातचीत में गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी की जल्द सरकार बनेगी। अमित शाह ने ममता सरकार पर कोरोना के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पिछले काफ़ी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं। एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे राहुल राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं। मैं तो नहीं चला सकता। जी मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए, वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले। उनकी मंशा बंगाल की जनता जल्दी पूरी करेगी। बीच में अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा, जो ट्रेन जा रही थी माइग्रेंट्स को लेकर, उन्होंने कहा कि ये एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है। उन्होंने कहा कि ये जो है क्या कहते हैं, कोरोना एक्सप्रेस बोला उसको। तो इस सब को आप कैसे देखते हैं? ये वेस्ट बंगाल से सेंटर की जो लड़ाई है ये बढ़ती ही जा रही है या दरार जो है और गहरी होती जा रही है? हमारी कोई लड़ाई नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। यूपी के अंदर 1200 से ज़्यादा ट्रेनें गई, बिहार के अंदर लगभग 1000 ट्रेनें गई हैं, बंगाल के अंदर 100 ट्रेन भी नहीं गई। और कोई बंगाली अपने राज्य के अंदर वापस जाना चाहता है और उसको कोरोना एक्सप्रेस का नाम देना, क्या वो बंगाली का अधिकार नहीं है अपने घर वापस जाने का? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है वो बंगाली नागरिक का जो कहीं तमिलनाडु में बैठा है, गुजरात में बैठा है, महाराष्ट्र में बैठा है, वो अपने परिवार के साथ इस संकट के समय रहना चाहता है, तो उनको वापस न भेजे केंद्र सरकार? और सब राज्यों ने अपने अपने प्रवासी मजदूरों को लिया है, सिर्फ बंगाल में नहीं गए, सबसे कम बंगाल ने लिया है, आज भी ट्रेनें नहीं ले रही। और मैं मानता हूं कि बंगाल की जनता ये वाक्य को चुनाव में ढंग से याद रखेगी कि जो बंगाली आ रहे हैं उनको आपने कोरोना एक्सप्रेस का नाम दिया है। अमित शाह के न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर प्रतिक्रिया देते हुए टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अमित शाह जी, ये फिर से बताने के लिए शुक्रिया कि आपकी पार्टी के लिए सबसे जरूरी है 2021 का बंगाल चुनाव। कोरोना की चुनौती से पार पाना नहीं, अम्फन तूफान से प्रभावित लोगों के साथ खड़े होना नहीं। आप अपनी राजनीति कीजिए, ममता बनर्जी को वो करने दीजिए जो वो बेहतर कर सकती हैं, लोगों के साथ खड़े रहना। मुंबई पुलिस ने रानी मुखर्जी के गाने का वीडियो शेयर किया। मुंबई पुलिस ने रानी मुखर्जी के साथ एक गाने का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें कोरोना वायरस संकट में लोगों से जरूरी दूरी रखने की अपील की गई। जो न रहा वो कल रहेगा भी ये पल।
असम के गुवाहाटी में कोरोना वायरस की वजह से कामाख्या मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए 30 जून तक बंद रखने का फैसला लिया गया। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर विदेश मंत्रालय ने भी अपनी उपलब्धि देश के सामने रखी। इस दौरान विदेश मंत्रालय ने बताया कि पिछले 1 साल में दुनिया के शक्तिशाली देशों से रिश्तों के मामले में उसने अमेरिका को पहले नंबर पर रखा है, जबकि रूस और चीन को दूसरा और तीसरा नंबर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में गलती से दूसरी ट्रेन में बैठकर पटना की बजाय कोलकाता पहुंची एक महिला की रेलवे पुलिस ने मदद की। बिहार के बरौनी से पटना जाने के लिए निकली थी ये महिला, लेकिन यहाँ पर कोलकाता पहुंच गई हैं। राज्यसभा चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दोनों सदनों के महासचिवों से बात की और संसद के मॉनसून सत्र के आयोजन से जुड़ा सुझाव मांगा। विमान में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाले एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत करीब 57% बढ़ गई। अनलॉक 1 के लागू होने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वाले लोगों को कई छूट देने का ऐलान किया। केजरीवाल सरकार के नए आदेश के मुताबिक दिल्ली में करीब 2 महीने से बंद पड़े सैलून खोल दिए गए हैं। गाड़ियों में 3 लोगों और 2 व्हीलर पर 1 व्यक्ति के सवार होने की पाबंदी को हटा दिया गया है, जबकि राजधानी में रेस्टोरेंट तो खुलेंगे लेकिन लोग वहां बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे। ये रेस्टोरेंट लोगों को उनके घरों तक खाना पहुंचाने के लिए सुविधा दे सकते हैं। यही नहीं, सरकारी और निजी दफ्तरों में पहले की तरह काम किया जा सकेगा, यानी सभी कर्मचारियों को कंपनियां दफ्तर बुला सकेंगी। इसके अलावा बाजार में भी सभी दुकानें एक साथ खुल सकेंगी और इसी के साथ अभी तक लागू ऑड इवन फॉर्मूला भी खत्म हो गया। जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की रियायत नहीं देते हुए वहां लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया गया। अभी तक जितनी चीज़ें खोली जा चुकी हैं वो खुली रहेंगी। इसके अलावा बार्बर और सैलून की दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। स्पा नहीं खोला जाएगा अभी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। भारी बारिश के बाद नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद सड़क से गुजर रही एक कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। जोरदार बारिश के बाद नदी उफान पर थी और उसकी लहरें कार को अपने साथ बहा कर ले गई। काफी दूर तक ये कार नदी में नाव की तरह बहती दिखाई दी। बताया गया कि कार में कई लोग बैठे हुए थे, लेकिन नदी में पानी बढ़ने के बाद वो कार से सुरक्षित निकलकर नदी के किनारे पहुंच गए। अमेरिका में अफ्रीकी मूल के आदमी की मौत पर इंग्लैंड में भी प्रदर्शन शुरू हो गए। मिनेसोटा में एक अफ्रीकी मूल के जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसके विरोध में लंदन में भी सैकड़ों लोगों ने अमेरिकी दूतावास के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वहां जमकर नारेबाजी की और अफ्रीकी मूल के लोगों के साथ भेदभाव बंद करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने दूतावास के अंदर जाने की भी कोशिश की, हालांकि वहां तैनात पुलिस ने लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इससे पहले वहां प्रदर्शनकारियों ने नियमों को तोड़ते हुए मार्च भी निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोग पोस्टरों और बैनरों के साथ सड़क पर उतर आए, जिसकी वजह से वहां जैम जैसे हालात हो गए। भीड़ को संभालने में पुलिस को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ किसी साजिश से इनकार करते हुए दावा किया कि अगर गठबंधन में आपसी भरोसा टूट गया तो सरकार को कोई नहीं बचा सकता। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफ़ी बढ़ाया। इधर बीच कोरोना में महाराष्ट्र आपको पता है आंकड़े काफ़ी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है। तो क्या आपको लगता है वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है? वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता। जी राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये 3 घटक दल है महाराष्ट्र सरकार की अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण्ण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते। जो सरकार में बैठे हैं वही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही। सलमान खान की कई हिट फिल्मों में संगीत देने वाली जोड़ी साजिद वाजिद के वाजिद खान का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया।
किडनी से जुड़ी बीमारियों से लंबे वक्त से जूझ रहे वाजिद का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ। हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। लेकिन महज 42 साल की उम्र में उनके निधन की खबर ने हिंदी फिल्मों से जुड़े तमाम लोगों को मायूस कर दिया। मुंबई के एक निजी अस्पताल से वाजिद का शव एम्बुलेंस में वर्सोवा के कब्रिस्तान लाया गया। अंतिम संस्कार में महज 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत दी गई। सोशल मीडिया के जरिए अमिताभ बच्चन और सलमान खान समेत फिल्मी दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों ने वाजिद खान के निधन पर दुख जताया। वाजिद खान ने भाई साजिद के साथ 1998 में जब प्यार किया तो डरना क्या फिल्म से करियर शुरू किया था। पहली ही फिल्म में साजिद वाजिद की जोड़ी के गाने सुपरहिट रहे। करने का यही वक्त है, तेरी जवानी बड़ी मस्त है। इसके बाद तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, पार्टनर और दबंग समेत सलमान की ज्यादातर हिट फिल्मों के लिए संगीत इसी जोड़ी ने दिया। जो झुंझार हो तैयार वही सरदार सलागे। वाजिद एक अच्छे गायक भी थे। सलमान की फिल्म वांटेड का हिट गीत मेरा ही जलवा खुद वाजिद ने गाया था। यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। अस्पताल में इलाज के दौरान का उनका एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया जा रहा है कि ये वाजिद का आखिरी वीडियो है जिसमें वो भाई साजिद के लिए एक गाना गाते दिखे। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आओगे, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग।